हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। और पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर दोनों की समरी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कोड एडिटर को इंटरनेट से डाउनलोड और इंस्टॉल करना भी देखेंगे, जिसमें नोटपैड प्लस प्लस को हम देखेंगे। ठीक है, अभी नोटपैड प्लस प्लस को देखेंगे और आगे चलकर जैसे जैसे हम सब लाइन कोड एडिटर और भी जो कोड एडिटर हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तब वो चीज़ें आपको हम तब बताएंगे। अभी यहाँ पर हम स्टार्टिंग नोटपैड प्लस प्लस से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस को आप इंटरनेट से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि फ्री है। यहाँ पर आपको हम प्रोसेस बता देते हैं, देखिए प्रैक्टिकली पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस विंडोज़ 10 या डाउनलोड कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं उससे रिलेटेड, और उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो आ जाएगी। यहाँ पर notepad++.org, इसे ओपन करेंगे और इसमें आपको यहाँ पर डाउनलोड में जाना है। साइड में आप देख सकते हैं, और डाउनलोड में यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर 7.9.3 है, इसे आप डाउनलोड कर लें। और इन फ्यूचर अगर आप आगे चल के वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो हो सकता है इसका लेटेस्ट वर्जन चेंज हो जाए। फिलहाल आप लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड करें, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे डाउनलोड बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, काफ़ी कम साइज़ है। इसका साइज़ आपको हम दिखा देते हैं। इसका टोटल साइज़ जो है आपका, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो इसका जो टोटल साइज़ है वो 3 MB का है। और फिर उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल करने के लिए आपको उसी फाइल पे डबल क्लिक करना है, सेटअप फाइल पे यस करना है, ओके करना है, नेक्स्ट करना है, फिर से आई एग्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर एक बार नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप और इसे इंस्टॉल कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये काफ़ी कम समय में ही डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। और इसे आपको हम एक बार रन करते हैं, फिनिश करते हैं इसे यहाँ पर हम, और ये आपका जो है कोड एडिटर डाउनलोड हो चुका है। और ये रहा नोटपैड प्लस। तो ये आपका कोड एडिटर है। यहाँ पर इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होकर आती है। अब यहाँ पर जो नोटपैड प्लस प्लस है, इसका इस्तेमाल आप वेब डिज़ाइनिंग में, जिसमें HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP, MySQL, कई सारी लैंग्वेजेस की कोडिंग कर सकते हैं। इसमें आप C++, पाइथन, इन सब की भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर टर्मिनल की ज़रूरत होती है। नॉर्मली जिन्हें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, जिन लैंग्वेज को सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, उनकी यहाँ पर आप कोडिंग आराम से कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम नोटपैड प्लस प्लस को वेब डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप और CSS फ्रेमवर्क, इन सभी चीज़ों के लिए हम नोटपैड प्लस प्लस और आगे आने वाले वीडियोस में सबलाइन का भी यूज़ करेंगे। कई सारे टेक्स्ट एडिटर हम इस सीरीज में यूज़ करेंगे ताकि आपको सभी पर काम करना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर अगर आपको कोई HTML फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको सिंपली फाइल में जाना होता है और यहाँ पर सेव करना होता है। ठीक है, जैसे कि सभी एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर उस फाइल को यहाँ पर सेव करना है किसी भी नाम से, जैसे यहाँ पर jk.html। ठीक है, HTML, और इसे हमने सेव कर दिया। तो ये आपकी यहाँ पर फाइल जो बन जाती है वो यहाँ पर बन जाती है। देखिए डेस्कटॉप पे आ चुकी है jk.html। तो ये एक HTML फाइल बन चुकी है। इसे ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र पे रन होगी। और बाकी आप इसे एडिट करने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पर एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, और ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा था अभी। तो ये आपका जो कोड एडिटर है वो डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है, और अगली वीडियो से हम इस पर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे HTML की। फिलहाल अभी इस वीडियो में आगे देखते हैं, हमें यहाँ पर चैप्टर की समरी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं और उसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले यहाँ पर हम पहले और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट upsyoutube.com से मिल जाएंगे, जो कि कई बार बता चुके हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रिएक्टिव, लाइट, फास्ट लोडिंग या फिर रिस्पॉन्सिव। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिव, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती हैं जो डिवाइस के हिसाब से अपना आकार बदल देती हैं, जिसमें CSS का फ्रेमवर्क जो होता है बूटस्ट्रैप और W3.CSS आप कोई भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें jQuery, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज होता है। ठीक है, जिससे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेब पेज के साथ उपयोगकर्ता बातचीत के आधार पर निष्पादित किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम के उपयोग के लिए संदर्भित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आपको समझा देते हैं, समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज के साथ, ठीक है, वेब पेज के साथ उपयोगकर्ता यानी यूजर बातचीत के आधार पर निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट, ठीक है, बातचीत के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम के उपयोग के लिए संदर्भित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका वेब स्क्रिप्टिंग। और बाकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको पता है। ठीक है,
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कि आपको ब्राउज़र पर दिखाई देती है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो कि आपको ब्राउज़र पर नहीं दिखाई देती बल्कि बैकग्राउंड में काम करती रहती है, जिसको बैक एंड भी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वेब स्क्रिप्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइट के दो मुख्य भाग होते हैं, एक स्क्रिप्टिंग भाषा और दूसरी क्या है। ठीक है, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो वेबसाइटें होती हैं उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका स्क्रिप्टिंग इंजन। ठीक है, दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग इंजन। तो यहाँ पर दो इसके जो सर्वर साइड यानी बैक एंड में जो दो चीज़ें होती हैं मेन रूप से वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग इंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वेबसाइट को बैक एंड से कनेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना और उच्चतर परतों के व्यवहार को नियंत्रित करना, ये सभी काम निम्न द्वारा किए जाते हैं। क्या वो HTML से किए जाते हैं, CSS से किए जाते हैं या जावास्क्रिप्ट से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैक एंड से कनेक्ट करना। ठीक है, तो बैक एंड में HTML और CSS जो है ये कनेक्ट नहीं होती, ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमने बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में आ जाती है। ठीक है, यानी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में आ जाती है जावास्क्रिप्ट आपकी, और HTML CSS जो है ये सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है, क्या अंतिम उपयोगकर्ता के लिए दृश्यमान है, यानी अंतिम उपयोगकर्ता का मतलब होता है इंड यूज़र। इंड यूज़र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इंड यूज़र का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली वेबसाइट को यूज़ कर रहा है वो इंड यूज़र होता है, यानी कि अगर आप हमारी वेबसाइट देख रहे हैं तो आप क्या हैं, एक इंड यूज़र हैं, या हम अगर कोई वेबसाइट देख रहे हैं, इंटरनेट पर विजिट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो हम एक इंड यूज़र कहलाते हैं। ठीक है, तो इंड यूज़र यानी कि यहाँ पर दृश्यमान का मतलब दिखाई देना, क्या इंड यूज़र के लिए दिखाई देता है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंड यूज़र को दिखाई नहीं देती, यानी कि इसमें जो पहला है ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर साइड जो होता है वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको सिर्फ फ्रंट एंड यानी कि क्लाइंट साइड का दिखाई देगा। ठीक है, उपयोगकर्ता के लिए परिभाषित जो कि गलत है, यहाँ पर इसका आंसर होगा अंत उपयोगकर्ता के लिए अदृश्य, यानी अंत यानी कि इंड यूज़र के लिए अदृश्य यानी ना दिखाई देना। ठीक है, तो जो सर्वर साइड होती है वो इंड यूज़र को नहीं दिखाई देती, समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, इंड यूज़र की बात कर रहे हैं, बैक एंड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बैक एंड यानी सर्वर साइड एक ही बात है, तो इंड यूज़र का मतलब क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्तावेजों की एक श्रृंखला जिन्हें इंटरनेट पर देखा जाना पसंद किया जाता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्तावेजों की श्रृंखला जिसे हम नॉर्मली वेबसाइट कह सकते हैं। ठीक है, वेब पेजेस की एक श्रृंखला यानी कि वेबसाइट जिन्हें इंटरनेट पर देखा जाना या पसंद किया जाता है, इसका सीधा मतलब वेबसाइट से है, और जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www से रिलेटेड है। सर्च इंजन, तो सर्च इंजन यानी कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन यानी जो भी आप सर्च करते हैं वो सर्च इंजन का काम होता है उस चीज़ को सर्च करके लाना। वेब सर्वर में वेबसाइट जो होती हैं वो स्टोर होती हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका www वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि जो वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट का जो भी कंटेंट होता है वो www के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान समाचार लेख और करंट अफेयर्स आदि जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए यह एक इंटरनेट फोरम है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समाचार समूह। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा समाचार समूह, और बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी इंटरनेट से ही रिलेटेड हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उससे सबसे सटीक आंसर इसमें समाचार समूह आपका बैठ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ब्राउज़र है यानी ब्राउज़र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विशेष रूप से इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, ब्राउज़र क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है इंटरनेट पर वेब पेज यानी वेबसाइट को देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट पहचान करता है। ठीक है, वेबसाइट का पता यानी कि एड्रेस जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, यानी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट की पहचान करता है, यानी डोमेन नेम जो होता है वो किस चीज़ की पहचान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है, इसका आंसर वेबसाइट ही होगा, क्योंकि वेबसाइट का जो डोमेन नेम यानी अनूठा पता होता है यानी यूनिक एड्रेस होता है वो किसकी पहचान करता है, तो वेबसाइट की ही पहचान करता है, वेब ब्राउज़र की नहीं करता। पीडीए तो ये तो आपका कंप्यूटर होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेबसाइट। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऊपर के सभी, क्योंकि इंटरनेट का जो प्रारंभिक विकास था वो इन सभी के द्वारा समर्थित था। ठीक है, सूचना की प्रस्तुति, संचार, सूचना पुनर्प्राप्ति, यानी ये सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते थे, तो यहाँ पर इसका आंसर ऊपर के सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए, उसके बाद है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आपका पहला क्वेश्चन है, जब कोई क्लाइंट ब्राउज़र एक वेब पेज पर अनुरोध करता है और
पृष्ठ को वापस भेजा जाता है तो क्लाइंट और सर्वर के बीच एक जानकारी भेजने के लिए कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई क्लाइंट ब्राउज़र यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं यानी अनुरोध कर रहे हैं और पृष्ठ को वापस भेजा जाता है यानी कि आपके ब्राउज़र पर वो वेबसाइट दिखा दी जाती है, रिजल्ट आ जाता है, तो क्या क्लाइंट और सर्वर के बीच जानकारी भेजने के लिए कनेक्शन बनता है? तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपके ब्राउज़र पर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये कनेक्शन बनता है, इसका आंसर सही होगा। और इसकी जो आंसर सीट है इसमें गलत बताया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर आंसर सीट जो है वो, इसमें कई सारे आंसर गलत हैं। अब आंसर सीट पर ध्यान ना दें क्योंकि हमने उसको अच्छे से देखा है। ठीक है, तो आंसर सीट में काफ़ी गलतियां हैं, आप यहाँ पर हमने जो बताया है ये आपका सही होगा। ठीक है, अगला, निजी व्यक्तियों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी पोस्ट करना बेहद महंगा और मुश्किल है। ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि मुश्किल हम कहीं तक कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन महंगा नहीं है। ठीक है, और नॉर्मली महंगा मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप आराम से एक वेबसाइट को जो है पोस्ट कर सकते हैं। और कई सारी होस्टिंग और डोमेन जो है वो फ्री भी अवेलेबल करा रहे हैं, वहाँ पर आपको खरीदना भी नहीं पड़ता, लेकिन उसमें सिक्योरिटी वगैरह जो है वो नहीं मिलती आपको। फिलहाल यहाँ पर मुश्किल हम कहीं तक कह सकते हैं, लेकिन महंगा तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक बहुत ही गतिशील नेटवर्क माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये गतिशील का मतलब डायनेमिक होता है। ठीक है, गतिशील यानी कि डायनेमिक, क्योंकि इंटरनेट जो है वो डायनेमिक है, डेली टू डेली या हम कह सकते हैं सेकेंडों में चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है टेक्स्ट मेट उस एप्लीकेशन का नाम है जो हमें कोड और डिज़ाइनिंग द्वारा कोड और डिज़ाइन दृश्य दोनों में काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो टेक्स्ट मेट देखिए क्या है। टेक्स्ट मेट एक कोड एडिटर है, जैसा कि आपको पता है कि नोटपैड प्लस प्लस सब लाइन ये क्या है, आपके कोड एडिटर होते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट मेट भी एक कोड एडिटर है, यानी कि एप्लीकेशन है जो हमें कोड और डिज़ाइन दृश्य दोनों में काम करने की अनुमति देता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि टेक्स्ट मेट एक एप्लीकेशन है और कोड एडिटर भी है, लेकिन ये कोड और डिज़ाइन दोनों में ये काम नहीं करता। आप इस पर सिर्फ कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिज़ाइनिंग है वो आप इस पर जो है वो नहीं कर सकते। समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये टेक्स्ट मेट भी एक कोड एडिटर है, जो कि मैकिन्टॉश वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। जो मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें टेक्स्ट मेट एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कोड और डिज़ाइन दोनों की अनुमति नहीं देता। आपने पढ़ा होगा ड्रीम वीवर। ठीक है, ड्रीम वीवर हमने बताया था जब आपको हम पढ़ा रहे थे। तो ड्रीम वीवर जो एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर है, तो ये कोड और डिज़ाइन दोनों की अनुमति देता है, क्योंकि हम ड्रीम वीवर पर चाहें तो कोडिंग करके डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं, या फिर डिज़ाइन करके उसका कोड भी रेडी कर सकते हैं। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसका अगर यहाँ पर ड्रीम वीवर होता तो ये सही होता, फिलहाल तो ये गलत है। उसके बाद वेबसाइट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये सही है, क्योंकि कहीं तक कह सकते हैं ये आपको जो है टफ पड़ता है अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। बाकी इजी तो है ही है, जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो टफ पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आपका जो है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कठिन है। एक बार जब आप नियोजन चरण पूरा कर लेते हैं, नियोजन मतलब प्लानिंग। ठीक है, जब आप एक बार प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको स्टोरी बोर्ड बनाकर साइट की संरचना को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो ये सही हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद आप स्टोरी बोर्ड यानी कि आप एक ढांचा तैयार करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और एक वेबसाइट को बनाने की ज़रूरत आपको होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला वेब पृष्ठ जो दर्शकों को वेबसाइट पर जाने पर दिखाई देता है उसे डिफ़ॉल्ट पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो जो आपको पहला पेज दिखाई देता है वो डिफ़ॉल्ट पेज नहीं होता, बल्कि उस पेज को हम या तो कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट पेज होता है, या फिर उसको हम होम पेज कह सकते हैं, यानी फर्स्ट पेज कह सकते हैं, होम पेज कह सकते हैं, या फिर उसे इंडेक्स पेज भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होता, डिफ़ॉल्ट अलग चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक वेबसाइट मूल पृष्ठ है जिन्हें बनाने के लिए सरल कोड और डिज़ाइन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये सही है, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो ईजी होती हैं, इसका कोड जो होता है वो ईजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ HTML और CSS का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है बैक एंड डेवलपमेंट से तात्पर्य किसी एप्लीकेशन सर्वर और ब्राउज़र के बीच संचार करने वाले सर्वर साइट से है। यानी बैक एंड डेवलपमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, एप्लीकेशन सर्वर और ब्राउज़र के बीच संचार करने वाले सर्वर साइट से। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट और सर्वर साइट, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो ये जो बैक एंड डेवलपमेंट है वो सर्वर साइट से ही रिलेटेड है, तो ये आपका ट्रू होगा। अगला है, वेब ब्राउज़र प्रदर्शित कर सकता है कोई भी ASCII टेक्स्ट फाइल जिसका फाइल एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट है। तो
तो ये आपका गलत होगा। हाँ, ये सही है कि जो ASCII फाइलें होती हैं, मतलब ASCII जो कोड होता है ये ब्राउज़र पर रन होता है, क्योंकि ब्राउज़र जब किसी भी HTML की फाइल को, यानी जो आपकी HTML या CSS की फाइल होती है उसको जब रन करता है तो ASCII कोड की मदद से ही रन करता है। लेकिन डॉट टेक्स्ट फाइलें जो होती हैं, आपकी डॉट टेक्स्ट फाइलें जो होती हैं वो आपके ब्राउज़र पर रन नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इंटरनेट एड्रेस है, यानी इंटरनेट एड्रेस है क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका इसमें हो जाएगा लंबाई में 32 बिट। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेट एड्रेस होता है, तो हम जब बात करते हैं इंटरनेट एड्रेस की तो हम बात कर रहे होते हैं IP एड्रेस की। ठीक है, जो IP एड्रेस होता है उसे ही हम इंटरनेट एड्रेस बोलते हैं, और IP एड्रेस की जो साइज होता है उसका, जो IP एड्रेस का, वो 32 बिट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर है इंटरनेट पर सामानों के व्यापार की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट पर अगर आप किसी भी सामान यानी गुड्स को खरीदते या फिर बेचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई-कॉमर्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ई-कॉमर्स। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, और कॉमर्स जो है ये एक व्यापारिक शब्द है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो ई-कॉमर्स यानी कि इंटरनेट पर व्यापार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसे हम बोलेंगे ई-कॉमर्स, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ई-कॉमर्स। तो यहाँ पर दोनों क्लियर हो गए। अगला देखते हैं 3। अगला है अधिकांश विश्वव्यापी वेब, यानी कि www। ठीक है, यहाँ पर विश्वव्यापी वेब का मतलब www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अधिकांश www पृष्ठों में भाषा में आदेश होते हैं, पृष्ठों में भाषा में आदेश होते हैं, यानी यहाँ पर आपका जो है आंसर आएगा। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा यहाँ पर वेब। ठीक है, जो वेब होती है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, वेब WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये काम करता है WML। ठीक है, WML यानी कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज के साथ मिल करके वेब जो है ये काम करता है। और जो आपकी वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होती है WML, ये एक लैंग्वेज होती है और जो कि XML से बनी होती है। ठीक है, XML के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो यहाँ पर इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो वेब जो है वो सबसे सटीक बैठ रहा है यहाँ पर, और बाकी इसके लिए कोई आंसर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो वेब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि www जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा इंटरनेट का बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदाता। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर यही आंसर है जो कि आपका सटीक बैठ रहा है, बाकी और कोई आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है। अगला है फ्रंट एंड को एक कॉम्बिनेशन के उपयोग से बनाया गया, यानी फ्रंट एंड जो होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो आपको अच्छे से पता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कि फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोधित वेब पृष्ठों को संग्रहित करता है, यानी कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता यानी यूज़र द्वारा अनुरोधित वेब पृष्ठों को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है वेब पेजों को। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा हो जाएगा वेब सर्वर। क्यों? क्योंकि वेब सर्वर ही है जो वेब पेजों को स्टोर करता है अपने पास। ठीक है, अगले नंबर पर है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा नोटपैड प्लस प्लस। ये क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें यह टैब एडिटिंग का एक समर्थन करता है, जो एक ही विंडो में कई खुली फाइल्स के साथ काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस में हम क्या कर सकते हैं, एक ही विंडो में कई सारी फाइल्स पे काम कर सकते हैं, जो कि आगे हम करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट के बीज लगाए थे, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत किसने की, नींव किसने रखी, तो वो था आपका ARPANET। ठीक है, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट को शुरुआत किया वो था आपका ARPANET। ठीक है, अगला www के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा HTTP, क्योंकि www के लिए जो है HTTP का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो इंटरनेट है उसके लिए TCP/IP का इस्तेमाल होता है। समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर www का आंसर हो जाएगा आपका HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुख्य प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा TCP/IP। ठीक है, TCP/IP जो ये मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को जोड़ता है, इसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर एक विशाल नेटवर्क है तो इसे क्या कहा जाता है, आपको पता होगा, इंटरनेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट, जो कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, पूरे विश्व में फैला हुआ है।
एक वेब पेज में एक शब्द जिसे क्लिक करने पर एक और दस्तावेज खोलता है जिसे हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, आपने वेबसाइट पर देखा होगा, होम पेज होता है, नोट्स होता है और कई सारे मेनू होते हैं। तो जब आप नोट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नोट्स का पेज खुल के आ जाता है। तो ये जो नोट्स होता है इसमें एक लिंक दी गई होती है, जिस लिंक के जरिए आपके सामने वो पेज खुल जाता है, उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, अगला यहाँ पर है वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है, तो यानी कि जो मेन पेज होता है उसको नॉर्मली हम फर्स्ट पेज कहते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं, या फिर इंडेक्स पेज भी कहते हैं, इंडेक्स पेज, या फिर हम उसको होम पेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है, तीसरे का जो है आंसर यहाँ पर नहीं दिया है। इसमें से आप किसी को भी यहाँ पर डालेंगे तो कोई भी सही से बैठ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशंस वेब सर्वर को डालें तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को एप्लीकेशन वेब सर्वर कहा जाता है, जो कि ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस और वेब सर्वर ये अलग होता है आपका। तो यहाँ पर तीसरे का जो है कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमने आपको इसका आंसर बता दिया है क्या होगा। या तो यहाँ पर आपका इंडेक्सिंग आएगा यानी इंडेक्स पेज, या फिर होम पेज, या फिर फर्स्ट पेज होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ एक क्रॉस प्लेटफॉर्म स्रोत प्रदान करता है, यानी कोड एडिटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब लाइन टेक्स्ट एडिटर। जो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर है इसके ऊपर आप पाइथन या C++ या कोई भी मतलब किसी भी कोड एडिटर पर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग करने की बात है तो कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसे रन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। ठीक है, क्योंकि पाइथन के लिए इंटरप्रेटर होना जरूरी है, तो जब तक आपके पास इंटरप्रेटर नहीं होगा, यानी इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक आप उसे रन नहीं कर पाएंगे। कोडिंग तो आप नोटपैड++ पर भी कर सकते हैं, पाइथन हो या फिर C++ हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, एक छोटी वेबसाइट के लिए से स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर छोटी वेबसाइट का तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत ही छोटी वेबसाइट, नॉर्मली जितनी भी वेबसाइटें आप देखते हैं इंटरनेट पे वो लगभग छोटी वेबसाइटें ही होती हैं, जहाँ पर वो किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से होस्टिंग खरीदती हैं, यानी कि इंटरनेट पर जगह खरीदती हैं, जिसको बोलते हैं वेब सर्वर, उसे खरीदना पड़ता है। तो वो जो प्रोवाइड करता है वो ISP होता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP, तो उसी से जो है हमें खरीदना या फिर किराए पर लेना होता है। और जो बहुत ही बड़ी वेबसाइट होती हैं वो वेबसाइट क्या करती हैं, अपना खुद का सर्वर जो होता है वो इस्टेब्लिश कर लेती हैं, जिसे 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रखती हैं। तो वो जो उनकी वेबसाइट होती है वो उन्हीं के कंप्यूटर में यानी उन्हीं के सर्वर में रहती है, उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बस उसको इंटरनेट से जोड़े रखते हैं। जो काफ़ी बड़ी वेबसाइट होती है उनकी बात कर रहे हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है, यानी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर किसके जरिए पहचाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IP एड्रेस। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के मामले में किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को अगर पहचानना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए हमें IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। और IP एड्रेस से हम किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए किसी भी डिवाइस की मतलब लोकेशन जान सकते हैं, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये IP एड्रेस होता है जिससे कंप्यूटर की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से संसाधनों या डेटा का अनुरोध करता है उसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से संसाधनों या डेटा का अनुरोध करता है उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। क्योंकि क्लाइंट कंप्यूटर यानी कि हम लोग का कंप्यूटर, जब हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो एक अनुरोध होता है, तो वो कौन से कंप्यूटर से अनुरोध हो जाता है, क्लाइंट कंप्यूटर से जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा था, यानी एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर के संसाधनों से अनुरोध प्राप्त मतलब करता है वो उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लाइंट, जो कि यहाँ पर रहा। अगला क्वेश्चन, अगला है, स्टैटिक वेबसाइटें आमतौर पर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी स्टैटिक वेबसाइटें आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब लाइन तो आएगा नहीं, ISP आएगा नहीं, हाइपरलिंक नहीं आएगा, डायनेमिक नहीं आएगा, इंटरनेट, स्टैटिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइटें आमतौर पर स्टैटिक वेबसाइट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये नहीं बैठेगा यहाँ पर। तो इसका आपका जो आंसर है वो होगा ड्रीम वीवर। ठीक है, ड्रीम वीवर, स्टैटिक वेबसाइटें आमतौर पर ड्रीम वीवर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि जो स्टैटिक वेबसाइटें हैं वो आप आसानी से ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर पर बना सकते हैं। ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर है, कोड एडिटर है, जिसमें आप कोड करके डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन करके कोड रेडी कर सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छात्र ए यानी कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने अपनी परियोजना यानी अपना प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें उसने PHP, MySQL और HTML के संयोजन का उपयोग किया है, यानी तीनों लैंग्वेज का यूज किया है। तो छात्र द्वारा विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डायनेमिक। क्या होगा, डायनेमिक, क्योंकि अगर PHP या MySQL का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम डेटाबेस और प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट हो जाती है डायनेमिक वेबसाइट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा डायनेमिक। और अगर आप आंसर शीट में देखेंगे तो यहाँ पर गलत बता रहा है,
तो आपको आंसर शीट पर ध्यान नहीं देना है, हम जो बता रहे हैं यहाँ पर आपका होगा आंसर डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो मुख्य रूप से सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर देखिए क्या है, एंगुलर जेएस है। हाँ, तो यहाँ पर आपका एंगुलर जेएस है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हमने बताया था डायनेमिक। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका डायनेमिक होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क पूछ रहा है तो वो आपका होगा एंगुलर जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर है सब लाइन क्या है और सब लाइन टेक्स्ट का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी आंसर जो है वो डिटेल में समझाया गया है, आप इसे नोट करें अपने नोट्स में अच्छे से। ठीक है, और सारी तैयारी अच्छी तरीके से करें। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के कुछ उपयोगों के उल्लेख करें, तो इसको हमने जो है पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है कंप्लीट। वेबसाइट और वेब सर्वर को परिभाषित करें, तो इसके बारे में भी हमने बताया है, यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और इन्हें नोट करना है। और बाकी इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो जब आपका एग्जाम आएगा जुलाई में तो वहाँ पर आपको हम बता देंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट upsyoutube.com पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले कई वीडियोज़ में हमने बताया है कि सारे पीडीएफ नोट्स और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। तो आप जो है वीडियो सीरियल वाइज देखें। ठीक है, भले ही स्पीड फास्ट कर लें, अगर पढ़ाने की स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड फास्ट करके पढ़ाई करें, लेकिन पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो है अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर रहें, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम डायरेक्ट पहुंचेंगे कोडिंग पर। ठीक है, वहाँ पर हम HTML से स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जहाँ पर हम वेबसाइट बनाने की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।